दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। महाराष्ट्र के चुनाव ने बहुत सारी परिस्थितियां पहले ही साफ कर दी हैं। बीजेपी की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि पहले ही वहां पर जो अक्सर होता है, व्यक्ति सोचता है, पार्टी के अंदर एक माहौल बनने लगता है, वो सोचते हैं कि वही जीत रहे हैं और इसी के चलते एक दूसरे के पर काटने लग जाते हैं। कुछ ऐसी ही चीज हुई थी कांग्रेस के साथ हरियाणा में, लेकिन अब वो हो रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो ये सोच रहे हैं, बीजेपी के नेता, कि उनकी सरकार तो बननी तय है जैसे, और उसके लिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो आपसी ही रंजिश में लग गए हैं। खैर, बड़ी तस्वीर ये निकल के आ रही है कि विनोद तावड़े जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, वो खुलेआम पैसा बांट रहे थे। अभी आपको हमने एक दिन पहले बताया कि कैसे 80 करोड़ की चांदी ट्रक में जाते हुए महाराष्ट्र में पकड़ी गई, फिर 14 करोड़ का सोना बोरों में भरा हुआ पकड़ा गया, टायर के अंदर नोट पकड़े गए, और अब यहाँ पर देखिए कि कैसे खुले पैसे बहाए जा रहे हैं। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में सोना, चांदी और नोट की नदियां बह रही हैं। तो उनके पास वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास 5 करोड़ रुपए नकद थे और 15 करोड़ रुपए का पूरा लेखा जोखा था। एक डायरी भी उनके साथ मिली और उसके अंदर ये जानकारी थी कि कहाँ-कहाँ ये खर्चा करना है। बड़ी बात ये बताई जा रही है कि जो विनोद तावड़े को फंसाया गया, तो दरअसल ये देवेंद्र फडणवीस गुट और कुछ यहाँ के केंद्रीय जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी एक साजिश के तहत वो फंस गए। विनोद तावड़े का इस तरह से फंसना किस लॉबी का उन्हें धर पटकने वाली परिस्थिति को दिखा रहा है, ये सब सोचने वाली बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हैं आज चर्चा में। और सर इतने अनुभवी हैं, सारी चीजें कहाँ से शुरू होती हैं सर ये नेताओं की और कहाँ खत्म होती हैं, आप बेहतर जानते हैं। विनोद तावड़े सर, यहाँ पर क्या वाकई में मुख्यमंत्री बनने वाले थे और इतनी तैयारियां हो गई थी, और वाकई में अब इतना खुला पैसा जो बहाया जा रहा है, तो यानी कि बीजेपी तो पैसों से ही इस तरह से चुनाव लड़ रही है सर? देखिए विनीता, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई प्रदेश का चुनाव जब जीतती है वो, तो ये हम कुछ पिछले 8-10 वर्षों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो निकलता है, वो प्रधानमंत्री की जेब से निकलता है। यानी आप उत्तराखंड ले लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए और जहाँ-जहाँ भी, महाराष्ट्र भी देख लीजिए, जहाँ-जहाँ भी चुनाव हुए हैं और ऐसा जो कयास जिन नामों पे लगाया गया और जो नाम मुख्यमंत्री के चल रहे थे या जो लोग अंदाजा लगा रहे थे, जो नाम जिसने शपथ ली, वो उसके ठीक उलट निकला और वो नरेंद्र मोदी का एक शैली है। हालाँकि ये लोकतांत्रिक नहीं है और लोकतंत्र में विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, अपने नेता का चुनाव करते हैं, लेकिन अब ये अंदाज नरेंद्र मोदी का है चौंकाने वाला, तो हम ये देखते रहे हैं। तो इस नाते विनोद तावड़े मुख्यमंत्री बन सकते थे या उनका नाम चल रहा था, इसको तो मैं खारिज करता हूँ। दूसरी बात, मैं थोड़ा-सा एक आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चूंकि विनोद तावड़े के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और चुनाव आयोग इन दिनों जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वो मैं कह सकता हूं कि एक भारतीय मतदाता के तौर पर मुझे उसमें भरोसा कम होने का अधिकार देता है। तो इस मामले में चुनाव आयोग के अधिकारी जो कांग्रेस की शिकायतें नहीं सुनते, जो जी सर। एनसीपी की शिकायतें नहीं सुनते, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायतें नहीं सुनते, लेकिन अचानक इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को बरामद करते हैं, वहां से 5 करोड़ रुपया बांटते हुए और 9 लाख रुपए कमरे से बरामद हुआ। तो आप ये समझिए कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, मुझे जी सर। बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जब तक ऊपर से कोई इशारा नहीं होगा, तब तक चुनाव आयोग के अधिकारी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जो आपने स्थानीय राजनीति की ओर इशारा किया है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में जो सियासत है, वो बड़े एक त्रिकोणीय जाल में फंस गई है। एक तो आपने बता दिया कि जो ये हैं, जो केंद्रीय नेताओं के समर्थन से जो विनोद तावड़े हैं, वो वहां पैसा बांट रहे थे, जिसको मैं इशारा करना चाहता हूं कि वो सीधे चुनाव आयोग के लोग अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहां से उनको पकड़ा गया। एक दूसरा गुट वो है जो भारतीय जनता पार्टी में
प्रधानमंत्री के का आलोचक माना जाता है। इसे आप नितिन गडकरी और अन्य लोगों का मान सकते हैं। तो दूसरा गुट ये है। और तीसरा वो है क्योंकि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अलावा आरएसएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में है, नागपुर में है, विदर्भ में है। और नागपुर इस समय जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, मेरा आशय संघ कार्यालय से है, संघ मुख्यालय से है। तो इस समय जो संघ मुख्यालय व्यवहार कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत आसान रास्ता नहीं बनाता। और इसलिए क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है कि जेपी नड्डा ने आरएसएस को अपमानित किया, उसके बाद कई बार ऐसी नौबत आई जब प्रधानमंत्री नागपुर गए और एक बार भी आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए। तो आरएसएस के प्रति एक हिकारत का भाव हमने अभी तक 10 वर्षों में देखा है। और भारतीय जनता पार्टी का वो वर्ग जो सत्ता पर है उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर आरएसएस के जो लोग हैं वो इस मूल आरएसएस से इन दिनों कटे हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके करीब करीब 40% लोग सत्ता में रहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहते हैं। जब वो खामोश हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं आरएसएस पर और ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, तो जड़ें तो उन लोगों की जो 40-45% बीजेपी में हैं, उनकी जड़ें तो आरएसएस में हैं। अगर वो चुप हैं तो इसका मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी दो फाड़ कर दिया है। इसलिए जी सर, मैं उसी पे आ रही थी एक सवाल करना। जी जी विनोद सर। तावड़े प्रसंग के पीछे हमें कई सारी धाराओं को मिलते हुए देखना होगा। विनोद तावड़े तो एक बहाना है। जी जी सर, मैं उसी पर आ रही थी कि विनोद तावड़े जो हैं, फिर वो किस ये तो आपने इशारा कर दिया कि किस लॉबी द्वारा अटैक किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के विनोद तावड़े का नाम कुछ वक्त से लगातार उठ रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। अंदर जो आप भी जानते थे बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही थी और विनोद तावड़े का ही एक नाम ऐसा था जो कि लोग ज्यादातर कन्विंस हो रहे थे कि ये हो सकता है। लेकिन इस एक्शन से ये पता लग गया कि विनोद तावड़े इस लॉबी द्वारा कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी पीएम और उनके साथ की लॉबी के लोग विनोद तावड़े को नहीं चाहते। और इस लेवल पर आकर जो कभी एक जमाने पहले संजय जोशी के साथ एक ट्रैप किया गया था अलग तरह का, वैसा इतने सालों के बाद में विनोद तावड़े, क्योंकि अब अपने ही लोगों के साथ में ट्रैपिंग शुरू हो गई है। तो सर 10 साल तक तो शांति से जो भी सरकार चलती रही बीजेपी की, अब 10 साल के बाद क्या हमें इसी तरह के नए नए जाल देखने पड़ेंगे जिसमें बीजेपी के खुद के ही लोग उसमें डूबते दिखाई देंगे, खत्म होते दिखाई देंगे। पहले ओपनली मार्गदर्शक मंडल और अलग अलग तरह से किनारे लगाने वाली बातें थी, अब तो बहुत क्लियरली एक तरह से ट्रैपिंग शुरू हो गई है। एक ट्रैपिंग और स्पाई और ये सब चीजें क्या फिर से देखने को मिलेंगी जो आरोप पहले थे इन पर? क्योंकि जब आदमी खुद को बचाना चाहता है तब इस तरह के एक्शन अक्सर लेता है वो। जी सर। देखिए विनीता जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है संजय जोशी वाला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से हम ये पा रहे हैं कि जेपी नड्डा के बाद का जो अध्यक्ष है वो पार्टी चुन नहीं पा रही है। और चुन क्या, नियुक्त नहीं कर पा रही है। मैं चुनाव तो बाद में कहूंगा, नियुक्त नहीं कर पा रही है। क्योंकि आपको याद होगा किसी भी पार्टी में विनीता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक चुनाव के जरिए होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं किसी अदृश्य ताकत से एक्सटेंशन मिले तो इसका मतलब क्या है? यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी कोई है जो एक्सटेंशन देता है। जी। तो किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसी अदृश्य ताकतों का होना बड़ा नुकसानदेह है। हम इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के पार चाहे जैसे आप कह लीजिए कि वो 10 जनपद उसमें दखल देता है, या राहुल गांधी दखल देते हैं, या प्रियंका दखल देती हैं, या सोनिया दखल देती हैं। लेकिन आपने इस बात को तो आपको मानना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकायदा निर्वाचन के जरिए हुआ। ऐसा लोकतांत्रिक चुनाव पिछले 10 वर्षों में आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आया? नहीं आया। पहले अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा। तो अब ये एक जो आपने बात कही कि विनोद तावड़े निश्चित रूप से एक जमीनी और ठोस नेता थे, तो उनके इर्द गिर्द जो जाल बुना गया है, इसका मतलब यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना अध्यक्ष
नियुक्त करना आसान नहीं है। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी कहता हूं तो मेरा सीधा इशारा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर है कि ये लोग जो है तय नहीं कर पा रहे हैं कि इतने दिन के बाद अब उनका भरोसेमंद अध्यक्ष कौन सा होगा। जी जी सर। यहाँ पर अध्यक्ष की लड़ाई तो है ही, मुख्यमंत्री की लड़ाई भी लगातार चल रही है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी जैसा मैंने सर जिक्र किया कि अभी से लगने लगा है कि वो बेहतर कर रहे हैं और हो सकता है कि वो सरकार बना लें। एक बार फिर से वापस उसी गियर में आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है, लेकिन गाड़ी तब तक पूरी पटरी पर नहीं जाती जब तक ठीक से चलना नहीं शुरू हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या रिजल्ट उतने फेवर में आने वाले हैं बीजेपी के? और अगर आने वाले हैं तो इन सब परिस्थितियों का क्या, अगर चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े को एफआईआर कर दी उन पर, तो वहीं पर इतना सोना चांदी मिलना, टायर में नोट मिलना, तमाम तरह की और भी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इतने बड़े स्तर पर तो शायद चुनाव आयोग के अधिकारी भी नहीं है जितने बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में पैसा बट रहा है सर। उसका क्या करेगा चुनाव आयोग? देखिए, महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात, दो प्रदेश भारत की राजनीति में ऐसे हैं जिसमें जिन महाराष्ट्र को तो हम जो है आर्थिक राजधानी कहते ही हैं, और जो पैसा महाराष्ट्र में है उतना संभवतया किसी राज्य में नहीं है। उसके बाद अगर नंबर आता है तो वो गुजरात का आता है, और दक्षिणी राज्यों में अगर आप जाएं तो तमिलनाडु का नंबर आता है। इन तीन राज्यों में जितना पैसा चुनाव के दरमियान दांव पर लगता है वो बहुत ही, यानी पश्चिम के देशों के लिए और यूरोप के देशों के लिए बड़ी मतलब ताज्जुब का और कौतूहल का विषय है। मैं बात ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि चुनाव में शायद इस वक्त वो भारी नजर आते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं फिर एक बार चुनाव आयोग को लाऊंगा, क्योंकि हरियाणा का चुनाव बीते दिनों हमने देखा है जिस तरह से चुनाव आयोग एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह, जैसे आपको याद होगा एक जमाने में क्रिकेट मैच में कहा जाता था कि पाकिस्तान की टीम 12 खिलाड़ियों से खेलती है और 12वां खिलाड़ी अंपायर होता है। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो चुनाव आयोग है उसके साथ खेलती है, और ये चुनाव आयोग उनके इशारे पर काम करता है। तो मैं ये नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के दोनों टुकड़ा सहयोगियों के की स्थिति इस चुनाव में बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं है। मैं मैदान में देखा है मैंने, और कई वर्षों तक महाराष्ट्र के चुनाव भी मैंने कवर किए हैं, करीब करीब 25 साल तक। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे आप देखें कि मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या बड़े राज्यों में एक राज्य के भीतर कई इलाकाई और क्षेत्रीय बंटवारा होता है, तो उस तरह का क्षेत्रीय बंटवारा महाराष्ट्र में भी है। जैसे कि आप एक मुंबई जहां पर 36 सीटें हैं वो आप देख लीजिए, जो विदर्भ है, खानदेश है, मराठवाड़ा है, उत्तर महाराष्ट्र है, उस तरह से महाराष्ट्र के कई डिवीजन हैं। अब अगर इनमें आप देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस बार निश्चित रूप से सहानुभूति की जो लहर है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ है, और लोकसभा चुनाव उसका प्रमाण है। आपको याद है लोकसभा के चुनाव में शिंदे की जो पार्टी है, जो अलग हुई थी शिवसेना से, उसने केवल 7 सीटें जीती थी, और एनसीपी की जो शरद पवार की जो पार्टी है, वो अजित पवार की जो पार्टी है, जब टुकड़ा हुई उससे अलग हुई तो उसको केवल एक सीट मिली। ये साबित हो गया कि आम मतदाता उस अलग हुई पार्टी को पसंद नहीं करता, बल्कि जिस मूल पार्टी से लोग नेता अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं उन पर भरोसा नहीं करता, मूल पार्टी पर वो भरोसा करता है। आप किसी भी पार्टी में देख लीजिए, खुद भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, कितनी बार पार्टियां उससे निकल के लोगों ने टुकड़े टुकड़े अपनी पार्टियां बनाई। उमा भारती ने बनाई, कल्याण सिंह ने बनाई, और भी कुछ लोगों ने बनाई। कांग्रेस में भी कितनी कांग्रेस बनी है, नारायण तिवारी ने बनाई, अर्जुन सिंह ने बनाई, माधवराव सिंधिया ने बनाई, और भी कई लोगों ने बनाई। समय समय पर जो अलग हुई पार्टियां वो मतदाता का भरोसा नहीं जीतती, मूल पार्टी जो होती है। और इस नजरिए से अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे के साथ पूरी लहर और पूरा मतदाता समझ में आता है हमारे। और दूसरी चीज ये है कि एनसीपी के देख लीजिए आप, तो अजित पवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोकसभा चुनाव में साफ बिल्कुल। हो गई कि जो व्यक्ति जी। अपनी पत्नी को चुनाव न जिता पाए लोकसभा चुनाव में, तो उसकी साख क्या है। खुद अजित पवार ने बयान दिए हैं कि मैंने परिवार तोड़ के गलती की। आपको याद है? जी सर, और गौतम अडानी की इनकी मुलाकातों में होने की बात भी खुलासा उन्होंने कर दिया है।
बिल्कुल। अपने इंटरव्यू तो में। जी। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के भीतर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। और मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन है, वो इस बार अभी तो बढ़त पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का टुकड़ा और अजित पवार का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा अभी बहुत मुश्किल में है और इनके पास जो कैंडिडेट हैं, उनके सामने जो कैंडिडेट हैं, मैं एक-एक कैंडिडेट की भी बात कर सकता हूं, लेकिन बहुत उसमें समय लग जाएगा। तो उन कैंडिडेट्स को मुश्किल हो रही है अपनी मूल पार्टी के कैंडिडेट का मुकाबला करना। जी। जी, यानी कि कुल मिलाकर के अभी ये अपने ही कॉम्पिटिशन में फँस गए हैं। हालाँकि इनके पास ऑलरेडी सामने विपक्ष में कड़ा कॉम्पिटिशन है, जैसा ज़िक्र आपने किया सर, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे पिछली बार भी आदित्य ठाकरे ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि सब कुछ तैयार है, होने वाला है, ताजपोशी तक हो जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें उलट-पुलट चलती रही और पिछले 5 साल महाराष्ट्र की सरकार के सबसे ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट के इतिहास वाले साल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे रही हैं और ऐसी परिस्थितियाँ एक बार फिर से दिख भी रही है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे का इसकी सिंपैथी लहर बन करके चलती है, ये इमोशन लहर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो शायद बीजेपी के लिए ये आपसी मतभेद, लेकिन इस बीच में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है शायद विनोद तावड़े पर एक्शन लेने में केंद्र में बैठे बीजेपी के नेताओं ने, और ये तो खुलासा कर ही दिया कि इनके सबके बीच में कुछ भी ठीक-ठाक नहीं है, बहुत बवाल है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।